Good morning, students. In the previous class, we started the chapter 25 of civics, parliamentary government and the executive. In the first part of explanation, we studied about the parliament of India. We studied what is government and the government system in India. We studied the parliament of India, and we also studied that why did India choose parliamentary form of government. And we studied the composition of Lok Sabha, its tenure, the qualification of its member, its election and its working, about the speaker, and we studied the Rajya Sabha, the composition of Rajya Sabha, the tenure of Rajya Sabha and the qualification of the member of Rajya Sabha. And we also studied the power of parliament, and how does a bill became a law. We also studied about that, the first reading, second reading and the third reading. We also studied the president's approval. We studied the money bill and ordinary bill. Okay, now today we are studying the president of India, about the president of India. ठीक है, तो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र है ना, आप जानते हो इस बात को पहले से। इंडिया में जो देश का जो हेड होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, जो देश को चलाने वाला, पूरे देश को जो होल्ड करता है, लीड करता है, उसको चुना जाता है, उसे देश के लोग ही चुनते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, उनका इलेक्शन एक डेफिनेट पीरियड के लिए किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग उनको चुना जाता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के भी और सभी स्टेट्स के भी, और उन्हें 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, उन्हें सेकंड टाइम भी इलेक्ट किया जा सकता है ना। तो हम आप नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपके देश में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं, फ्रॉम द फर्स्ट राष्ट्रपति टिल द प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ओके, सो दीज आर द presidents who have been in our country on the post of president. Okay, now the qualification to be the president बनने के लिए क्या क्या qualifications होनी चाहिए किसी कैंडिडेट में, है ना। कैंडिडेट जो है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, 35 से कम की एज उसकी नहीं होनी चाहिए, और वो साथ ही पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, और वो किसी ऐसी पोस्ट पे ना हो, किसी ऐसी ऑफिस में, किसी ऐसी पोस्ट पे ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता हो प्रॉफिट के लिए, और साथ ही वो किसी दूसरे पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट ना कर रहा हो। ओके, नाउ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है ना, उसे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज एक बनाया जाता है, इसमें जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं, और वो इनका चुनाव करते हैं। टेन्योर, नॉर्मली जो प्रेसिडेंट हैं उनको फिक्स्ड पीरियड के लिए चुना जाता है, 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है, लेकिन उन्हें दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है और उन्हें उन ऑफिस से हटाया भी जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेट पाए जाते हैं तो जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही टफ होती है, और जो रेजोल्यूशन होता है इम्पीचमेंट का उसे प्रेसिडेंट इम्पीच करता है, और जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के उनमें उन्हें मूव करना पड़ता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं तब तक जब तक कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं। सैलरी और अलाउंस क्या है इनके लिए। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें मंथली सैलरी 1 लाख मिलती है। इसके अलावा उन्हें कुछ और भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, और समय के अनुसार उनमें बदलाव होता रहता है जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उनको। ठीक है, पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट की। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्हें देश के राष्ट्रपति चुनते हैं। जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के पास होता है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन किए जाते हैं। जुडिशियल पावर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का चुनाव करते हैं राष्ट्रपति, और
किसी भी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में वो आंसरेबल नहीं होते हैं अगर किसी को उसकी ड्यूटी से वो डिस्चार्ज करते हैं तो। और उन्हें क्षमा करने का भी अधिकार होता है, पार्डन का भी पावर मिलता है ना। वो किसी की सज़ा भी कम करवा सकते हैं किसी व्यक्ति की, अगर किसी वो डिक्लेयर किया गया है किसी गिल्ट के लिए, ऑफेंस है, तो उसकी सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं उनके, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं राष्ट्रपति, है ना। और कोई भी बिल, कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूव ना कर दे। प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी भी हाउस या के किसी भी सेशन पर, है ना। प्रेसिडेंट समन जारी कर सकते हैं, पार्लियामेंट को साल में 2 बार भी, एक से ज़्यादा टाइम भी बुला सकते हैं। फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं उनके, है ना। वो पावर, उनके पास मनी सैंक्शन करने की पावर होती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो फंड दिए जाते हैं वो लोगों के कल्याण के लिए जो फंड होते हैं जो राज्यों को दिए जाते हैं उसे सैंक्शन करते हैं राष्ट्रपति। कोई भी मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में बिना उनके अप्रूवल के इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। फिर इमरजेंसी पावर क्या होते हैं प्रेसिडेंट के, उनके कुछ इमरजेंसी पावर होते हैं कुछ सर्कमस्टेंसीज में। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है देश में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो चुकी है, फॉरेन अग्रेशन का अगर डेंजर है, तो ऐसी कंडीशन में उनके इमरजेंसी पावर्स दी जाती हैं देश के राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है और उनके क्या पावर्स होते हैं। ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के भी और देश के भी। सेंट्रल पॉइंट है वो गवर्नमेंट का, उनके चारों तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रिवॉल्व होती है। काउंसिल के मिनिस्टर जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं और मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रधानमंत्री और काउंसिल के मिनिस्टर। और जो पॉलिटिकल लाइफ है देश की उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है इनका। सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। देश के राष्ट्रपति जो हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को या फिर कोलिशन पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल के मिनिस्टर को भी चुनते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कभी कभी एक जो आउटसाइडर है वो भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से इलेक्ट किया जाना चाहिए 6 मंथ के अंदर। और वो किसी और ऑफिस में किसी पोस्ट पर नहीं, अगर है तो उसे वहाँ से रिज़ाइन करना भी पड़ सकता है। ठीक है, करना पड़ता है। देन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं लोकसभा के डिसोल्यूशन के लिए। काउंसिल मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच लिंक का काम करते हैं। साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं लेते हैं, बट उनको प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, समन करते हैं, पार्लियामेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। काउंसिल के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनको जो मिनिस्ट्री दी जाती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू दी जाती है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रीशफल भी कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में भी डाल सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, है ना। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट के का ही एक अंग होते हैं शुरू से। उनका जो रेजिग्नेशन है, इसका मतलब ये है कि पूरी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में वो सब फिनिश हो जाती है। ठीक है। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल के जो मिनिस्टर हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। जो काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं इनका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया है, अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है 91st, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ रिस्ट्रिक्ट करके 15% कर दिया गया है। जो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ का 15% हिस्सा रह गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन हैं, जितने भी मेजर पॉलिसी के डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट लेती है, जबकि एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर के चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, वो सभी इम्पॉर्टेंट डिसीजन कैबिनेट के मिनिस्टर्स या काउंसिल मिनिस्टर्स ही लेते हैं। जो एक्सपेंडिचर है कंट्री का उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। और रेवेन्यू
जो रिक्वायर होता है, जो भी टैक्सेस होते हैं उनको रेज़ किया जाता है, इन्हीं के थ्रू बढ़ाना है, रेवेन्यू को घटाना है, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो काउंसिल मिनिस्टर्स ही लेते हैं। देन द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए और उसके डिसीजन और उनकी पॉलिसीज़ के लिए। जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है और जो पूरी गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होती है पार्लियामेंट को अपने हर डिसीजन के लिए। मिनिस्टर जो किसी डिपार्टमेंट को लीड करता है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है अपने किसी भी पॉलिसी डिसीजन के शॉर्टकमिंग के लिए। फॉर एनी लैप्स ऑन हिज बिहाफ, कोई भी अगर उसके बिहाफ पर कुछ भी गलत होता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन के लिए प्राइम मिनिस्टर को बोला जा सकता है ना, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। काउंसिल के जो मिनिस्टर हैं वो मेजर जितने भी मेजर पॉलिसीज़ होती हैं, डिसीजंस होती हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, उनको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और जो काउंसिल के मिनिस्टर जो भी डिसीज़न लेते हैं वो जो है देश के लिए मान्य होता है और जब लोकसभा में मेजॉरिटी में जब तक रहते हैं तब तक वो अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। देन सिविल सर्विसेज, the decision that are taken by the council of ministers are executed through the permanent executive called the civil services, है ना। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, है ना, उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एग्जीक्यूट करते हैं जिन्हें सिविल सर्विसेज कहा जाता है। सिविल सर्विसेज में ब्यूरोक्रेट्स कंसिस्ट होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को देश के चलाता है। मिनिस्टर्स जो पावर में होते हैं पॉलिटिकल मैंडेट के थ्रू जो पावर में आते हैं और जो इलेक्शन के समय पर बदल दिए जाते हैं, है ना, वो पॉलिसीज़ को मेयरली फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है उनके जो सारे डिसीजंस होते हैं उनके, वो सिविल सर्वेंट्स ही के थ्रू ही लिए जाते हैं, है ना। ऑफिशियल वर्किंग उनके अंडर में किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, आर्म्ड फोर्सेस के अलावा, है ना। ये जो सर्विसेज होती हैं इनमें सेंटर और स्टेट लेवल दोनों की ही सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। सेंट्रल लेवल पे जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें 3 टाइप्स के इंडियन सर्विसेज हैं, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। जो सिलेक्शन है सिविल सर्वेंट का वो सेंट्रल लेवल पर किया जाता है, इंडिपेंडेंट बॉडी उसके लिए ऑर्गेनाइज की गई है जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं इसके लिए और सिविल सिलेक्शन किया जाता है और UPSC के जो मेंबर्स हैं उनको चुना जाता है। IAS ऑफिसर की तरह ही जो है उनको स्टेट में पूरे देश में कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है। बाकी के जो सिविल सर्वेंट्स हैं देश के वो स्टेट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग वाले जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी में आते हैं और उनके नीचे सेक्रेटरीज़ होते हैं जो हर मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को हेड होते हैं और साथ ही दूसरे सेक्रेटरीज़ को भी वो असिस्ट करते हैं, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को देखते हैं और उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसके लिए वो फैसले डिसीजंस लेते हैं, है ना। थस दे आर द वन हु कैरी आउट द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उससे बंधे होते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन होते हैं। हालांकि जो एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिपेंड करता है कि सिविल सर्वेंट्स की एफिशिएंसी कितनी है, इसलिए इनका जो चुनाव है, इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं UPSC के बहुत ही टफ कंडक्ट किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो पोस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, देश के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है इनकी, इसीलिए इनका चुनाव बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ से किया जाता है। ओके, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। Now you have to write down the terms, parliamentary form, wage amendment, है ना, these all are have to be written in your notebook and sent to me on my number. Okay, after that I will send you the book work and the question answer of this chapter. Till then, goodbye.